Hello, dear student. Welcome you all in our biology virtual class. Today, it's my last lecture. It's a lecture number 9 in human reproduction. Okay, human reproduction. Actually, it's a chapter number 3. So, in our earlier classes, we already discussed lots of important event during the human reproduction. Previous class, we already discussed the fertilization process as well as the implantation process. Okay, where we will know how the egg gets fertilized with the sperm, and the same time we also know the process of placentation, the process of implantation. So implantation means बेसिकली जो ब्लास्टोसिस स्टेज हुआ करता था, ब्लास्टोसिस स्टेज जो है वो कि ना फाइनली यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर में आके बैठ जाता है. ठीक है, वो जो इवेंट था वो था इम्प्लांटेशन. मतलब वो इम्प्लांटेशन के दौरान क्या हुआ था, दो डिस्टिंक्ट जोन बना था ब्लास्टोसिस्ट में. एक था ट्रोपोब्लास्ट जो कि ना बाहर का पेरिफेरी था, और एक था जो अंदर का इनर मास ऑफ सेल, इसका नाम था एम्ब्रियोब्लास्ट. ठीक है ना. तो ये एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट, ये दो डिस्टिंक्ट जो जोन है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो ब्लास्टोसिस्ट आके 6 डेज के बाद, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 डेज के बाद फाइनली गेट एम्बेडेड विद इन द यूटेरियन वॉल, दैट इज द एंडोमेट्रियम. अब ये एंडोमेट्रियम में आके एम्बेडेड होने के बाद नेक्स्ट जो इवेंट होता है उसका नाम होता है प्लासेंटेशन, जो कि ना हम लोग का आज का टॉपिक है. ठीक है. सो प्लासेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग को जानना पड़ेगा. देखो, प्लासेंटेशन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइन तुम लोग के लिए लिख के रखा है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना कैसे हो रहा है. देखो, फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट, जो कि ना बाहर का लेयर था ना ट्रोपोब्लास्ट, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज विच कॉल द कॉरियोनिक विली. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया क्रॉनियोनिक विली, क्रॉनियोनिक विली. ठीक है. सो कॉरियोनिक विली कैसे फॉर्म हो रहा है, जो ट्रोपोब्लास्ट था उस ट्रोपोब्लास्ट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम लोगों को मिलेगा. ठीक है. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि ना फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम होगा कॉरियोनिक विली. क्लियर. नाउ आउटसाइड द कॉरियोनिक विली मैटरनल यूटेरियन टिश्यूज फॉर्म ए लेयर कॉल्ड द यूटेरियन लेयर. सो ये यूटेरस के अंदर तो प्रेजेंट है, सो यूटेरस के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक यूटेरियन लेयर होगा. वो यूटेरियन लेयर बेसिकली किससे फॉर्म होता है, एंडोमेट्रियम लेयर से फॉर्म होता है. सो जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो यूटेरियन लेयर है, वो लेयर और एक कॉर्नियोनिक विली दोनों इतना टाइटली एक दूसरे के साथ फिक्स होता है, इंटरमिक्स होता है दोनों एक साथ, कि दोनों मिल के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसका नाम होता है प्लासेंटा. सो प्लासेंटा बेसिकली क्या है, द कॉर्नियोनिक विली एंड यूटेरियन लेयर बिकम इंटरमिक्स tightly and form a structural and functional unit called the placenta. तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में भी तुम लोग देख सकते हो. देखो ये हो गया ट्रोपोब्लास्ट. क्लियर. अब ये ट्रोपोब्लास्ट के बाहर में ये हो गया यूटेरियन लेयर. क्लियर. ये ट्रोपोब्लास्ट और यूटेरियन लेयर दोनों इंटरमिक्स होता है. इंटरमिक्स होने के बाद फाइनली इट विल प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लासेंटा. ये प्लासेंटा बना दिया. क्लियर. सो ये प्लासेंटा बन गया. अब प्लासेंटा बनने के बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा एम्ब्रायोब्लास्ट सेल्स डेवलप एंड प्रोड्यूस एम्ब्रायो टू फोएटस. मतलब नाउ एम्ब्रायो रेडी टू बिकम ए फोएटस. सो फोएटस बनना स्टार्ट होगा जस्ट आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ प्लासेंटा फॉर्मेशन, जो कि ना एंडोमेट्रियम में हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है. ठीक है. द फोएटस which connect with the placenta by a cord-like structure called the umbilical cord. ये नाम को याद रखो, umbilical cord. So ये umbilical cord के थ्रू से मदर्स बॉडी के साथ फोएटस इंटरकनेक्टेड होता है.
सो ये हो गया बाहर का पूरा प्लासेंटा। अंदर में हो गया वो एम्ब्रियो जो कि टुवर्ड्स द फोइटस बनना स्टार्ट हो गया। अब ये फोइटस के थ्रू से एक स्ट्रक्चर जो प्लासेंटा के साथ कनेक्ट किया है, ये स्ट्रक्चर का नाम हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू से मदर्स बॉडी से न्यूट्रिशन डायरेक्ट कहाँ तक पहुंच रहा है, डेवलपिंग फोइटस में पहुंच रहा है। ठीक है, सो प्लासेंटेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। वो कैसे होता है, जो कॉरियोनिक विली होता है, वो कॉरियोनिक विली एंड यूटेरिन लेयर become intermixed tightly and form a structural and functional unit which is called the placenta. प्लासेंटा फॉर्म होने के तुरंत बाद जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है उससे ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा, मतलब एम्ब्रियो धीरे धीरे टुवर्ड्स द फोइटस की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन द मीन टाइम फोइटस के साथ एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है मदर्स बॉडी के साथ, जिसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा। मतलब मदर्स बॉडी से फोइटस से मदर्स बॉडी, ये आपस में दोनों के आपस में जो इंटरकनेक्टिव रूट है वो रूट होता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना पड़ेगा वो होगा फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ये प्लासेंटा क्या रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लासेंटा का बहुत सारा फंक्शन होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है प्लासेंटा का, थ्रू प्लासेंटा एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, केमिकल्स और सम अदर मटेरियल टेक्स बिटवीन मदर एंड फोइटस। सो एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल हो सकता है, रेस्पिरेटरी गैसेस हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल हो सकते हैं जो कि ना एक्सचेंज होगा बिटवीन मदर एंड फोइटस थ्रू प्लासेंटा। फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन होता है ये प्लासेंटा से बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लासेंटा एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू व्हिच सिंथेसाइज सेवरल हार्मोन। वो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। प्लासेंटल हार्मोन का नाम एंड उसका फंक्शन क्या है। फर्स्ट जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम होता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HCG। क्लियर। तो ये हार्मोन का काम क्या होता है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी एंड प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, जो प्लासेंटा से सीक्रेट होता है, HCG। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, HPL, जिसका मेन काम होगा टू सिंथेसाइज मिल्क। क्लियर। और एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन, हेल्प्स इन द चाइल्ड बार्थ ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जब हम लोग पार्चुरेशन पढ़ेगा तब हम लोग को पता चलेगा ये रिलैक्सिन का क्या काम है। ठीक है, एंड फाइनली प्लासेंटा ऑल्सो प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट function of placenta. Sometimes placenta acts as a barrier between the fetus and mother. Okay, ये तो क्लियरली है, क्योंकि जो fetus जो डेवलप हो रहा है उसके बाहर में हम लोग अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उसके बाहर में एक लेयर होता है जिस लेयर का नाम प्लासेंटा होता है। सो बेसिकली प्लासेंटा मेक्स अ बैरियर बिटवीन द fetus एंड मदर। ये भी एक काम हो गया। ठीक है ना। नाउ प्लासेंटेशन हो गया, नाउ अभी होगा प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। सो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट क्या होता है देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर आल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड टू सपोर्ट द फेटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। क्लियर। तो मतलब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे सीक्रेट होता है और उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। कहाँ पे, मैटरनल ब्लड में, क्योंकि हम लोग को पता होता है ब्लड ही होता है वो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा, जिसके थ्रू से न्यूट्रिशन से लेकर हर कुछ चीज जो एक्सचेंज होगा बिटवीन फोइटस टू मदर्स बॉडी टू फोइटस। सो वो सब चीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द जर्म लेयर था, मतलब जर्म लेयर हम लोग को पता है कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल था, वो एम्ब्रियोब्लास्ट इनर मास ऑफ सेल अभी वो 3 डिफरेंट जर्म लेयर में डिफरेंशिएट होने जाएगा। ओके, सो द जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसको हम लोग गेस्टुरेशन जो इवेंट है
उसमें हम लोग पढ़ेगा गैस्ट्रुलेशन इवेंट के दौरान, ठीक ना। और एक होता है जो ये ह्यूमन प्रेगनेंसी होता है, जो कि ना 9th मंथ का होता है, इसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। सो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो फोइटस का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो से फोइटस का जो डेवलपमेंट होता है, वो कुछ एक सिलेक्टेड कुछ मार्क होता है, डिमार्केशन होता है कि फर्स्ट मंथ में इतना होगा, सेकेंड मंथ में इतना डेवलपमेंट होगा, थर्ड मंथ में इतना ऑर्गन आएगा। ये सब कुछ चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है ड्यूरिंग द फुल गेस्टेशन पीरियड, जो कि ना 9 मंथ का होता है, ठीक है। सो ये टाइम के दौरान क्या क्या हो रहा है, देखो। फर्स्ट, चेंजेस इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्या क्या चेंजेस हो रहा है? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट जो फॉर्म होता है इसका नाम होता है हार्ट। हार्ट फॉर्म हो जाता है फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या मिलेगा? लिम्स, डिजिट्स, ये सब चीज धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन लाइक द लिम, एक्सटर्नल जेनिटलियन ऑर्गन्स, ये सब कुछ चीज डेवलप हो जाता है। During the 5 month of pregnancy, the first movement of the fetus and appearance of hair on the head. So first hair जो form होता है वो head में कब होता है? During the 5th month of pregnancy. Clear? Now at the end of 24 week of pregnancy, body is covered with the hair, eyelids separate, eyelashes are formed. ये सब चीज form होता है। And at the end of the 9 month, now the fetus is ready for डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है, ये तो एक इमेजिनरी डायग्राम है, फोटो है। इसके साथ साथ हम लोग कंपेयर किया यहाँ पे कुछ अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जिसके थ्रू से प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपमेंट ऑफ fetus को हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मंथ का डेवलपमेंट, 2 मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th मंथ, जो कि ना कंप्लीट fetus यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सो ये जो मंथ का जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसको तो इमेजिनरी हम लोग बनाया है। सेम स्ट्रक्चर अल्ट्रासाउंड में कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट मंथ का फोटो दिया है, सेकेंड मंथ का, 3rd मंथ का, ये 4th मंथ का। यहाँ पे ऑलरेडी हेड लाइक स्ट्रक्चर देखो क्लियरली विजिबल हो रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जैसे फॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है 5th मंथ में, ये 6th मंथ, ये 7th मंथ, ऑलरेडी यहाँ पे हैंड आ गया, फिंगर आ गया, 8th मंथ एंड फाइनली ये जो 9th मंथ का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे fetus फुल मैच्योर हो जाता है, विच इज रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर कंपेयर किया है मैंने इधर 2 अलग अलग डायग्राम को दिखा के कि कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, ठीक है। हम लोग को पता होना चाहिए ये जो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेसिस हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेसिस से पहले एक इवेंट हुआ था जिसका नाम गैस्ट्रुलेशन। उस इवेंट को अभी हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म लेयर। जो जर्म लेयर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर मास ऑफ सेल था जिसका नाम था एम्ब्रियोब्लास्ट, वो एम्ब्रियोब्लास्ट फाइनली क्या बनाएगा? डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म लेयर बनाएगा। उस 3 डिफरेंट जर्म लेयर से डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन बनेगा। वो चीज अभी हम लोग देखेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे हैं द फेट ऑफ जर्मिनल लेयर ऑफ स्टेम सेल। अब स्टेम सेल मतलब क्या होता है? स्टेम सेल मतलब एक सेल है, टोटिपोटेंट सेल, जो सेल से कुछ भी ऑर्गन या कुछ भी टिश्यू हम लोग बना सकते हैं। जनरली तुम लोग को पता है कि प्लांट में जो सेल होता है ना, उस सेल को हम लोग टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, क्योंकि प्लांट का कोई भी पार्ट्स है, कोई एक सेल को उठा लो, उस सेल को अगर हम लोग कल्चर मीडिया में, लेबोरेटरी में अगर अच्छे से उसको ट्रीट किया जाए, तो उस पर्टिकुलर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से एग्जैक्टली सेम पेरेंटल प्लांट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। ये एक फीचर्स जो कि ना प्लांट सेल में होता है, पर एनिमल सेल में ऐसा फीचर्स नहीं होता है कि कोई भी एक सेल से, स्किन से मान लो एक सेल ले लिया, उस स्किन के एक छोटा सा सेल से एक एग्जैक्टली एक ह्यूमन बीइंग बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट पॉसिबल कहाँ तक होता है? मैक्सिमम हम लोग एक ऑर्गन तक बना सकता है। आज की डेट में हम लोग आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल लंग्स, ये सब जो बना रहा है, कहाँ से बना रहा है? स्टेम सेल से। वो स्टेम सेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एबॉर्शन, ठीक है, उस टाइम में हम लोग स्टेम सेल को अलग से कलेक्ट करके रखते हैं। कोई फॉरेन कंट्री में स्टेम सेल बैंक होता है, जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी से थोड़ा सा स्टेम सेल को आइसोलेट करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। अगर इन फ्यूचर उसका कुछ एक्सीडेंट से अगर कुछ चीज ऑर्गन अगर फेलियर हो जाएगा, तो स्टेम सेल से उसी का ही
वो ऑर्गन को फिर से दोबारा बना के उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है स्टेम सेल्स। सो स्टेम सेल्स के पास एक पावर होता है टू जनरेट ए न्यू ऑर्गन, ठीक है, वो ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में मैक्सिमम एक ऑर्गन तक हम लोग बना सकते हैं, जो प्लांट में एक्जैक्टली पूरा प्लांट को बना सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज स्टेम सेल? देखो स्टेम सेल का डेफिनेशन क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट व्हिच हैव द पावर मींस टोटिपोटेंसी to give rise different tissue or organs are called the stem cell. After that some stem cells are present inside the bone marrow. हम लोग का जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, वो बोन मैरो भी सम काइंड ऑफ स्टेम सेल होता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी के अंदर जो ब्लड है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो ब्लड सेल्स है, ब्लड कॉर्पस्कल्स है, वो कहाँ से बनता है? बोन मैरो सेल से बनता है। बोन मैरो सेल एक सेल है, ठीक है, उस बोन मैरो सेल डिफ्रेंशिएट होके कोई आरबीसी बना रहा है, कोई डब्ल्यूबीसी बना रहा है, कोई प्लेटलेट बनाता है, ठीक है। सो मतलब काइंड ऑफ स्टेम सेल जैसे ही हो गया। एक सिंगल सेल वो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर 3 अलग अलग सेल बना रहा है, वही होता है स्टेम सेल, ठीक है। सो द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट divides rapidly and arrange themselves into 3 layers and inner cavity. 3 लेयर बनाएगा और साथ साथ में एक इनर कैविटी भी बनाएगा, ठीक है। ये जो 3 लेयर होगा, 3 लेयर का नाम क्या होगा? सबसे बाहर में जो होगा उसका नाम होगा एक्टोडर्म, बीच में जो होगा उसका नाम होगा मेसोडर्म, मिडिल, एंड फाइनली इनर साइड में जो होगा उसका नाम होगा एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 लेयर हो गया, ठीक है ना। और जो इनर कैविटी होगा, उस इनर कैविटी का नाम होता है आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन होता है वो इनर कैविटी, क्लियर। सो ये 2 स्ट्रक्चर हम लोग को पता चल गया कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट था, वो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर जो सेल्स था, वो सेल्स रैपिडली डिवाइड हुआ, डिवाइड होके अरेंज हुआ, अरेंज होने के बाद इट विल प्रोड्यूस 3 germ layer and a inner cavity which is called the archenteron, clear. Now the entire structure is called the gastrula, ठीक है, ये हो गया गैस्ट्रुला। सो ये जो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? एम्ब्रियोब्लास्ट सेल से हुआ, मतलब ब्लास्टोसिस्ट से हुआ। सो ये ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ही नाम होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट, क्लियर। सो ब्लास्टोसिस्ट से फॉर्मेशन हो गया गैस्ट्रुला। नाउ जस्ट आफ्टर गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन होने के बाद क्या होगा? अभी डिफरेंशिएशन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। गैस्ट्रुलेशन हो गया मतलब 3 germ लेयर बन गया। अब वो 3 जो germ लेयर बना है, वो 3 germ लेयर क्या होगा? डेडिकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन और टिश्यू, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर हम लोग फर्स्ट लेक्चर को तुम लोग का सुना है, उसमें हम लोग डिस्कस किया था स्टेप वाइज इवेंट जो होता है ना, उसमें हम लोग बोला था कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर प्लासेंटेशन होता है, फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, फिर जाके ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद पार्चुरेशन होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? ऑर्गेनोजेनेसिस, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन तो ऑलरेडी हो गया, 3 germ लेयर बन गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन गया। वो 3 germ लेयर से अभी क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में दिखाया कौन सा लेयर से कौन सा ऑर्गन फॉर्म होता है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है गैस्ट्रुला का, जिसमें ये सबसे बाहर है एक्टोडर्म, ठीक है, फिर होता है मेसोडर्म, ठीक है, और एकदम अंदर में होता है एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म क्या क्या बनाएगा? देखो एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स, सेंस ऑर्गन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, लेंस ऑफ द आई, ये सब बन जाता है एक्टोडर्म से, जो कि ना बाहर का लेयर होता है। मेसोडर्म मतलब जो बीच का लेयर है, मिडिल लेयर, उससे क्या बनता है? बोन्स, मसल्स, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इनर लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू, ये बनता है मेसोडर्म से। अब एंडोडर्म से क्या बनता है? लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, लिवर, पेनक्रियस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब जो ऑर्गन है, ग्लैंड है, ये कहाँ से बनता है? एंडोडर्म से। मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। सो एक बार अगर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ दिन बाद ऑर्गन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फोइटस का डेवलपमेंट भी कंप्लीट
हो गया, ठीक है। सो जब फोइटस रेडी हो जाता है तब जाके लास्ट फेज होता है जिसका नाम होता है पर्चुरेशन। ओके, सो पर्चुरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस आफ्टर गेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ इज कॉल्ड द पर्चुरेशन। मतलब जो डिलीवरी का टाइम होता है उसे कहते हैं पर्चुरेशन। इट्स ए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जहाँ पे बहुत सारा हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है, ये एक हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू से समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्लियर? तो एट द टाइम ऑफ पर्चुरेशन मीन्स ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दैट मीन्स इट हेल्प्स टू मूव द फोइटस इनटू द सर्विकल रीजन जो बार्थ कैनल में होता है, ठीक है। देन क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सो सर्विक्स थोड़ा सा स्वेलिंग होता है। ओके, सो मूवमेंट ऑफ फोइटस थ्रू द सर्विक्स, बार्थ कैनल या सर्विकल कैनल या सर्विक्स के थ्रू से फोइटस वेजाना की तरफ आना स्टार्ट करता है। एट दैट टाइम स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन सर्विक्स जो कि ना कुछ इम्पल्स छोड़ता है। तो ये जब प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस होने के साथ साथ ये सर्विकल रीजियन का जब डायलेशन होगा तब ये सर्विकल रीजियन से कुछ स्टिमुलेशन डिस्चार्ज होगा, कुछ इम्पल्स डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जो ये इम्पल्स कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। क्लियर? सो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तक पहुंच गया सिग्नल के जो फोइटस है वो फोइटस कहाँ पे पहुंच गया, सर्विकल रीजन में पहुंच गया, ठीक है। मतलब पर्चुरेशन होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है। सो हाइपोथैलेमस पे वो मैसेज पहुंचने के तुरंत बाद हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, फिर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के साथ मिक्स होगा, मिक्स होके वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यूटेरस में आ जाएगा। एंड यूटेरस को वो सिग्नल देगा कि तुमको और भी कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीटोसिन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहा है वो ऑक्सीटोसिन यूटेरस को बार बार ये बोलेगा कि तुम और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो। एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन के लिए रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए रिलैक्सिन हार्मोन जो कि ना प्लासेंटा से सीक्रेट हो रहा है, अभी हम लोग देखा था, पर्चुरेशन में हेल्प करते हैं। सो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, एक बार जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्सेशन के टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन काम करेगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा जब तक ना पूरा मैच्योर फोइटस फीमेल बॉडी से बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करता है सॉरी, वो होता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही फाइनली यूटेरस को रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल भेजता है। एट द सेम टाइम प्लासेंटा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन रिपीटेडली चलता रहता है। फाइनली द मैच्योर फोइटस कम आउट थ्रू द वेजाइना, ठीक है। तो ये होता है पर्चुरेशन प्रोसेस। जब पर्चुरेशन हो जाता है, जब बेबी बाहर आ जाता है, तब जाके फाइनल एक इवेंट आ जाता है जिसका नाम होता है लैक्टेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, सिंथेसाइज ऑफ मिल्क जो न्यूली डेवलप्ड बेबी को चाहिए होता है, ठीक है। सो लैक्टेशन में क्या होता है, द मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। The earliest milk produced during the initial few days of lactation is called the colostrum। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। colostrum क्या है, colostrum मतलब योलो मिल्क है जहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनाइजिंग एजेंट रहता है। सो इनिशियली न्यू बॉर्न बेबी को जनरली कहा जाता है कि मदर्स मिल्क को फीड करने के लिए। सो मदर्स मिल्क फीडिंग के पीछे एक ही रीज़न होता है, जो येलो मिल्क होता है क्लोस्ट्रम, इट्स फुल ऑफ एंटीबॉडी, फुल ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट जो न्यूली डेवलप बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लोस्ट्रम। सो द क्लोस्ट्रम क्या कंटेन करता है, देखो यहाँ पे लिखा है, लिख दिया मैंने, एसेंशियल सेवरल एंटीबॉडीज डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज, जो कि ना चाहिए होता है, ठीक है। सो ये होता है लैक्टेशन प्रोसेस। लैक्टेशन स्टार्ट होता है कब, जस्ट आफ्टर पर्चुरेशन, मतलब ये पर्चुरेशन इवेंट जब चल रहा है तब साइमल्टेनियसली मैमरी ग्लैंड में लैक्टेशन प्रोसेस भी चलना स्टार्ट होता है। बेबी बाहर आने के साथ साथ फिर मिल्क डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है।
फर्स्ट फ्यू डेज का जो मिल्क होता है जो येलो कलर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसेंशियल सेवरल एंटीबॉडीज होता है फॉर द डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज, सच मिल्क इज कॉल्ड द क्लोस्ट्रम। ठीक है, सो ये हो गया हम लोगों का टोटल ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो फेजेस हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, टोटल 9 फेजेस जो होता है, हम लोग पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लासिफाइड इनटू 3 इवेंट। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन। नेक्स्ट पढ़ा था फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ा था क्लीवेज। उसके बाद हम लोग पढ़ा था इम्प्लांटेशन, फिर प्लासेंटेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस एंड फाइनली द पर्चुरेशन। ठीक है, सो ये कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3, जो कि ना ये 9 लेक्चर्स लगा उसको। सो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। सो तुम लोगों को जैसे पता ही है कि वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस बार होने जा रहा है, तो इसीलिए छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तब जाके हो जाएगा। थैंक यू।